Hello aspirants, I welcome you all once again. So this is the next lecture of the logic series, right? So logic series we have already started. So as you know that this is the logic series for the recent revised syllabus for the upcoming new 12th batch. Okay, तो इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स देख लिए हैं. एक तो पहला वाला था इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, उसके बाद में कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1. ठीक है, दैट वी हैव डन. सो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो उसका मैं लिंक आप यहाँ दे दूंगा. ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर पहले पार्ट 1 कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 वो देख लीजिए. उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर आपने देख लिया है कंटिन्यू कर दीजिए, इसको देखते रह जाइए. लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि पहले आप वो पार्ट 1 देख लीजिए. तो उसका लिंक आई बटन में तो होगा ऊपर यहाँ पे या यहाँ पे होगा, और उसके साथ साथ मैं उस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो हमें अभी क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो कि सेंटेंसेस के फॉर्म में, इनको स्टेटमेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे. जो लॉजिक में स्टेटमेंट का डेफिनेशन है उनके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट है कि नहीं है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सेंटेंस को स्टेटमेंट होने के लिए सबसे पहले उसका असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है. इट मस्ट बी असर्टिव सेंटेंस. ठीक है, तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा और उसके अंदर सब्जेक्ट भी प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है, और तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट हो सकता है. अच्छा, ये बात याद रखना कि स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू टी भी हो सकता है या एफ भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि जो सेंटेंस ट्रू हो वही स्टेटमेंट होगा या जो सेंटेंस सिर्फ फॉल्स हो वही स्टेटमेंट होगा, ऐसा नहीं है. ट्रू और फॉल्स दोनों पॉसिबिलिटी है. तो लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल हियर. तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एक असर्टिव सेंटेंस है. ठीक है, और ये करेक्ट सेंटेंस है, तो ये एक स्टेटमेंट होगा. ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट. इट इज अ स्टेटमेंट. अगर स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं. तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू इज टी. ठीक है, तो पहला एग्जांपल बहुत ही सिंपल था, तो ये स्टेटमेंट है और ट्रूथ वैल्यू टी है. सेकेंड एग्जाम्पल 2 + 2 = 4. अच्छा देखो, मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ नॉन मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स ही होंगे. मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, तो 2 + 2 = 4 ऑब्वियस सी बात है, ये फैक्ट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि 2 + 2 4 है. तो ये डिक्लेरेशन हो रहा है, रिमेंबर. ठीक है, जब वेन एवर वी आर राइटिंग एनी मैथमेटिकल इक्वेशन और इन इक्वेशन ऑल्सो, तो वी आर डिक्लेयरिंग समथिंग. ओके, तो असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट होगा वेन एवर वी आर राइटिंग एनी इक्वेशन और इन इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, ठीक है, मैं इन इक्वेशन का एग्जाम्पल बाद में लेता हूँ, फिलहाल इक्वेशन. तो 2 + 2 = 4, इट इज अ असर्टिव सेंटेंस विच इज ट्रू. तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट होगा. तो क्या बोलेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट. और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू इज टी. ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल पे आते हैं. a + b ^ 2 = a² + b². तो मैंने जैसे कहा मैथमेटिकल इक्वेशन इज ऑलवेज असर्टिव. तो a + b ^ 2 = a² + b². असर्टिव है बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि a + b ^ 2 क्या होता है, a² + 2ab + b². तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, मतलब ये स्टेटमेंट है बट ये फॉल्स है, ये हमेशा फॉल्स रहेगा. ठीक है, अब जो स्टेटमेंट होते हैं बेसिकली, अगर वो ट्रू है तो हमेशा ट्रू रहेंगे, अगर फॉल्स है तो वो हमेशा फॉल्स रहेंगे. ये बात का याद रखना, स्टेटमेंट अगर वो ट्रू है तो हमेशा ट्रू रहेगा, अगर फॉल्स है तो हमेशा ही फॉल्स रहेगा. तो इट इज अ स्टेटमेंट. ओके, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, एफ, बिकॉज इट्स इनकरेक्ट. ट्रूथ वैल्यू इज एफ. ठीक है, थर्ड एग्जांपल क्लियर आई थिंक. उसके बाद में फोर्थ एग्जांपल जो है, वेयर डू यू लीव, तो इट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और अभी हमने बोला था
कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स, तो हम इसका सीधा लिखेंगे नॉट अ स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद में प्लीज डू दिस, क्या है ये, इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं, तो क्या बोलेंगे नॉट अ स्टेटमेंट। और इसके बाद में जो फिफ्थ एग्जांपल है, वाव दैट वाज अ ग्रेट मैच, ठीक है, ये जो सिक्स्थ एग्जांपल जो है, इट वाज अ ग्रेट मैच, दैट वाज अ ग्रेट मैच, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तो एक्सप्रेशन मतलब क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वंस अगेन स्टेटमेंट नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कौन से टाइप के सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलना है और कौन से टाइप के सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलना है। तो स्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट आई थिंक ये कवर कर लिया हमने, ओके क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखो अभी जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए यहाँ पे, चाहे हम एग्जाम्पल 1 की बात करें, चाहे एग्जाम्पल 2 की बात करें, या 3, 4, 5, 6 जो भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये सब एक सिंपल एक ही सेंटेंस है, एक ही स्टेटमेंट है, ये बोल सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट है या एक ही सेंटेंस है। अब अगर ऐसा हो कि मान लो कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड उनको कंबाइन किया, ठीक है, तो यू नो दैट ग्रामर में आपने पढ़ा है कि व्हेन वी हैव मल्टीपल सेंटेंसेस, उनको अगर हम कंबाइन करेंगे यूजिंग सम कनेक्टिव, तो वी गेट अ कंपाउंड सेंटेंस। तो अगर मल्टीपल सेंटेंसेस को कंबाइन किया तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, वैसे ही लॉजिक में अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या मिलेगा हमें, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो हमने एक सिंपल स्टेटमेंट को स्टडी कर लिया, ठीक है, उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देख लिया है। तो अब हमें कंपाउंड स्टेटमेंट पे जाना है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट कंपाउंड स्टेटमेंट। तो बेसिकली कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, सो इट इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू simple statements using some specific keywords which are called logical connectives। मतलब क्या बोल रहे हैं इसमें, सिंपल है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और उनको अगर हमने कंबाइन किया यूजिंग सम स्पेसिफिक कीवर्ड्स, और ये जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं इनको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉजिकल कनेक्टिव्स। अभी हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिव, जिसका काम कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स आर बेसिकली सम कीवर्ड्स, राइट, कुछ कीवर्ड्स है, कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जिनका काम क्या है कि अगर आपके पास दो सिंपल स्टेटमेंट है, दो या दो से ज्यादा, तो उनको कंबाइन करना, उनको क्या करना, कंबाइन करना। और जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे, अभी सिंपल सी बात है, अगर आप मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको उन्हें कनेक्ट करना है, तो कुछ कनेक्टर चाहिए। वैसे ही अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स है, अगर उनको कनेक्ट करना है तो कुछ कनेक्टर चाहिए, तो वही कनेक्टर यहां पर क्या है, यहां पर इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, लॉजिकल कनेक्टिव। हियर इट इज कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव। तो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट्स होंगे और लॉजिकल कनेक्टिव्स होंगे, तो दोनों को मिला देंगे, उनको कंबाइन करेंगे, यानी स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स के थ्रू, तो एक नए टाइप का स्टेटमेंट बनेगा, उसको ही बोलते हैं हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां पे अभी हमें ये देखना है कि कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं, कौन कौन से कनेक्टिव्स होंगे, यानी वो जो कनेक्टिव्स होंगे ऑब्वियस सी बात है, दोज आर सम वर्ड्स जिनका काम होता है स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना, ठीक है। तो लेट्स सी दोज कनेक्टिव्स, ओके। सो लॉजिकल कनेक्टिव्स, सो कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, तो फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव जो होगा वो होगा नॉट, सेकंड और, नेक्स्ट एंड, इसके बाद इफ देन, एंड इसके बाद इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। सो दीज आर सम लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो मतलब नॉट और एंड, इफ, डॉट डॉट डॉट, देन, इफ एंड ओनली इफ, इनका यूज करके हम क्या करेंगे,
स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे, ठीक है। ओके, अभी हमें यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, जैसे अभी मुझे नॉट यूज करना है, ठीक है। तो नॉट यूज करने के लिए कितने स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब अगर मुझे नॉट यूज करके कोई कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आई रिक्वायर, मतलब मुझे कितने सिंपल स्टेटमेंट अगर दिए जाएंगे तो आई कैन यूज नॉट इन इट। वैसे ही और यूज करने के लिए कितने सिंपल स्टेटमेंट्स चाहिए, एंड के लिए कितना चाहिए, इफ देन के लिए कितना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ के लिए कितना चाहिए। तो एक चीज ये डिस्कस करनी है। दूसरा चीज ये भी डिस्कस करना है कि सपोज मैंने नॉट यूज किया तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, तो उसका नाम क्या है, उसे किस नाम से बोलेंगे, ठीक है। तो नॉट और एंड इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ, ये कनेक्टिव्स को अगर हम यूज करते हैं तो कौन से टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, दैट वी हैव टू सी। ओके ओके, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूं, इन सभी लॉजिकल कनेक्टिव्स का क्या बोलते हैं, सिंबल, क्योंकि आगे जाके इनका सिंबल हमें यूज करना पड़ेगा कि नॉट को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, और को कैसे लिखते हैं, एंड को कैसे लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अभी हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी नजर डालते हैं इस टेबल पर। तो इस टेबल में हम क्या क्या करने वाले हैं देखो। तो फर्स्ट कॉलम में हम सब लॉजिकल कनेक्टिव्स लिख लेंगे। तो कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, नॉट, उसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव जो होगा दैट इज और, उसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव क्या आएगा, एंड, फिर इफ देन, और फिर इफ एंड ओनली इफ। आई होप आपको दिख रहा होगा इफ एंड ओनली इफ, राइट। अच्छा, अभी नॉट यूज करने के लिए हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, नॉट के लिए हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो नॉट के लिए वी नीड ओनली वन स्टेटमेंट। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो उसमें नॉट यूज करके कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। और यूज करने के लिए वी नीड टू स्टेटमेंट्स, एंड के लिए टू स्टेटमेंट्स, इफ देन के लिए टू स्टेटमेंट्स, एंड इफ एंड ओनली इफ के लिए भी टू स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज कि अगर सपोज नॉट यूज करते हैं तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है, द कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज फॉर्म्ड यूजिंग नॉट, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेशन, दैट इज कॉल्ड नेगेशन। और यूज करने से क्या, और यूज करने से जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा इट इज कॉल्ड डिसजंक्शन। इसके बाद एंड से इट इज कंजंक्शन। इसके बाद इफ देन से इट इज कंडीशनल, ठीक है, इट इज कंडीशनल। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशन। एंड इफ एंड ओनली इफ यूज किया तो इट इज, जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो एक चीज और बता देता हूं कि कंडीशनल जो है, पहला बात ये है कि इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ अगर कहीं आपको दिखा तो समझ जाना कि आई डबल एफ का मतलब, यानी वो आई डबल एफ किस लिए यूज किया गया है, इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब इफ एंड ओनली इफ लिखना ये थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, इट इन्वॉल्व्स टू मेनी वर्ड्स, राइट। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो आई एफ एफ लिखेंगे। तो आई एफ एफ लिखने का मतलब इट इज इफ एंड ओनली इफ, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है इसे हम इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लीकेशन। ओके, एंड जो बाय कंडीशनल है, जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि आगे जाके हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इम्प्लीकेशन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट एंड डबल इम्प्लीकेशन मतलब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये अभी आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि नॉट से नेगेशन फॉर्म होगा, और से डिसजंक्शन फॉर्म होगा, एंड से कंजंक्शन फॉर्म होगा, इफ देन से कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म होगा, एंड इफ एंड ओनली इफ से बाय कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर्म होगा, ठीक है। अब इनका सिंबॉलिक नोटेशन देख लेते हैं। तो नेगेशन का जो सिंबल है वो कुछ सिंबल ऐसा है, ये जनरली आप अगर कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड अगर आप देखते हो तो उसमें एस्केप के नीचे जो बटन होता है उस पर ये सिंबल आता है,
ठीक है, एस्केप के नीचे जो बटन है उस पे सिंबल है, इसको हम टिल्डे भी कहते हैं, टिल्डे। ठीक है, आपको टिल्डे बोलने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि सिंबल का नाम क्या है, टिल्डे। ठीक है, तो मुझे पता था, मैंने बता दिया, बट हम इसको टिल्डे नहीं बोलेंगे, इसको हम नॉट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिंबल जो है इसको क्या बोला जाएगा, नॉट, टिल्डे नहीं बोलना है, बट उस सिंबल का नाम बेसिकली टिल्डे है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने फिजिक्स में रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जब आप लिखते हो यूनिट्स में, कुछ उसकी वैल्यू लिखते हो, तो आप क्या लिखते हो, 2 ऐसे कुछ लिखते हो ना, 2 ओम्स। तो ये जो सिंबल है इसका एक्चुअल नाम तो ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा, लेकिन हम 2 ओमेगा नहीं बोलते हैं, बराबर ना, हम इसको क्या बोलते हैं, 2 ओम्स। तो वैसे कुछ समझ के चलो, तो सिंबल का नाम टिल्डे है, बट इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नॉट, सिंपल। अच्छा, अभी और का सिंबल, तो और का सिंबल होगा कुछ इस तरीके का, ये और का सिंबल हो गया, काइंड ऑफ वी, बट वी नहीं है ना, तो इसको वी बोलना है। अच्छा, कुछ लोग इसको कप बोलते हैं, तो हम इसे कप नहीं, ना तो कप बोलेंगे ना तो इसको वी बोलेंगे, इसको सिंपली और बोलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो एंड का, तो एंड का सिंबल जो है वो और का इन्वर्जन पार्ट है, उसको इन्वर्ट कर दो 180 डिग्री से, ठीक है, उल्टा कर दो, तो ये एंड का सिंबल हो गया। इफ देन का जो सिंबल होगा वो बेसिकली क्या होगा, इट्स लाइक एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, तो इसका मतलब होगा इफ देन। ठीक है, और इफ एंड ओनली इफ का जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अच्छा, अभी प्रॉब्लम्स में जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो हम इस सिंबल को नॉट रीड करेंगे, इसको और रीड करेंगे, इसको एंड रीड करेंगे, बराबर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इसको हम इफ देन रीड नहीं करेंगे। ये जो सिंबल है ये इफ देन वाले केस में यूज होगा, ठीक है, लेकिन इसको हम रीड क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको इसका रीडिंग और इसका रीडिंग बता देता हूं कि दोनों को रीड कैसे करना है, तो ये बात भी याद रखो। तो इस सिंबल को रीड करना है एज इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज की तरह रीड करेंगे, और इस सिंबल को रीड करेंगे कैसे, डबल इम्प्लाइज। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिया भाई, लॉजिकल कनेक्टिव्स, यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स, और पर्टिकुलर लॉजिकल कनेक्टिव्स में कितने स्टेटमेंट्स रिक्वायर होंगे, और उस लॉजिकल कनेक्टिव को यूज करने पे जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसे क्या बोलेंगे, और उसके बाद में उनका सिंबल। ठीक है, आई थिंक ये पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब जैसे अभी कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म कैसे होगा, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा कैसे, उसका फॉर्मेशन क्या रहेगा, तो लेट्स सी दैट पार्ट। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म करना मतलब हमें ये सीखना है कि हाउ टू फॉर्म नेगेशन, हाउ टू फॉर्म कंजंक्शन, हाउ टू फॉर्म डिसजंक्शन, हाउ टू फॉर्म इम्प्लीकेशन, एंड हाउ टू फॉर्म डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल में हमें सिंपल स्टेटमेंट्स लेने होंगे, तो लेट्स टेक 2 सिंपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी 2 सिंपल स्टेटमेंट्स। पहला सिंपल स्टेटमेंट होगा, लेट्स से 1 इज अ नेचुरल नंबर। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ और मैथमेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। और दूसरा एग्जांपल 2 इज इवन नंबर। ठीक है, चलो, तो हम क्या करेंगे, अभी एक एक करके इन दोनों का यूज करके हम नेगेशन फॉर्म करेंगे, फिर डिसजंक्शन फॉर्म करेंगे, फिर कंजंक्शन फॉर्म करेंगे, फिर इम्प्लीकेशन, फिर डबल इम्प्लीकेशन। तो लेट्स फॉर्म नेगेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो पहले नेगेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 1 इज अ नेचुरल नंबर का नेगेशन क्या होगा। ठीक है, 1 इज अ नेचुरल नंबर का नेगेशन क्या होगा, तो 1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। मतलब नेगेशन फॉर्म करने के लिए आपको नॉट का यूज करना है, तो 1 इज अ नेचुरल नंबर ये स्टेटमेंट है, इसमें आपको नॉट यूज करना है। कैसे करोगे, 1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सिंपल ग्रामर, ओके, बहुत ही बेसिक ग्रामर है ये।
तो 1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये क्या हो गया, नेगेशन ऑफ 1 इज अ नेचुरल नंबर। सेकंड जो है 2 इज अ इवन नंबर, इसका नेगेशन क्या होगा, तो वापस नॉट यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, 2 इज नॉट, अच्छा एक्चुअली ये 2 इज एन, ठीक है, अगर हम ग्रामेटिकली जाए तो ये होना चाहिए था 2 इज एन, राइट, 2 इज एन इवन नंबर, ओके। तो 2 इज एन इवन नंबर का नेगेशन क्या होगा, 2 इज नॉट एन इवन नंबर। तो बहुत ही सिंपल है नेगेशन फॉर्म करना, आपको सिर्फ क्या करना है, देखो दो बातें हैं। पहली बात, अगर स्टेटमेंट में नॉट है, अगर नॉट नहीं है, सॉरी फर्स्ट केस नॉट नहीं है, तो नेगेशन में नॉट ऐड कर देंगे। अगर ऑलरेडी स्टेटमेंट में नॉट है और उसका आपको नेगेशन लिखना है तो नॉट हट जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 5 इज नॉट ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये मान लो कि एग्जांपल है और आपको इसका नेगेशन लिखना है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, अच्छा इसमें आप देखो कि इसमें ऑलरेडी नॉट है, राइट, तो मैंने क्या बोला कि नेगेशन फॉर्म करना है तो नॉट इंसर्ट करो। अच्छा वो कभी करना है जब आपने ये दोनों एग्जांपल देखे तो इन दोनों एग्जांपल में नॉट नहीं था ना, तो नेगेशन फॉर्म करते समय नॉट को आपने इंसर्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट में ऑलरेडी नॉट है तो दो बार नॉट नॉट तो नहीं बोलेंगे ना, 5 इज नॉट नॉट, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अगर ऑलरेडी किसी स्टेटमेंट में नॉट है और आपको नेगेशन फॉर्म करना है तो वो नॉट को रिमूव कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। नॉट अगर प्रेजेंट है स्टेटमेंट के अंदर और नेगेशन लिखना है तो नॉट को रिमूव कर दो। तो अगर हम नॉट को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो आई थिंक ये नेगेशन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट, ठीक है। नेगेशन कैसे फॉर्म होता है आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें नेक्स्ट क्या फॉर्म करना है, अब हम फॉर्म करेंगे डिसजंक्शन। अच्छा डिसजंक्शन के लिए कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज होगा, और होगा, ठीक है, और यूज होगा। अब इसमें और यूज करना है तो और यूज करेंगे तो क्या आएगा, 1 इज अ नेचुरल नंबर, फिर और 2 इज एन इवन नंबर। तो ये एक तरीका हो गया डिसजंक्शन फॉर्म करने का, ठीक है। तो 1 इज अ नेचुरल नंबर और 2 इज एन इवन नंबर, एक तो ये हो गया। इसको ऐसे भी बोल सकते थे 2 इज एन इवन नंबर और 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से डिसजंक्शन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या फॉर्म करेंगे, लेट्स फॉर्म कंजंक्शन, ओके। तो अभी कंजंक्शन फॉर्म करते हैं। तो कंजंक्शन फॉर्म करने के लिए कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज करना पड़ेगा, एंड। तो बहुत सिंपल है, कंजंक्शन फॉर्म करना है तो आप क्या करो, ये वाला जो डिसजंक्शन का एग्जांपल है वह वो एज इट इज ही यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही बनेगा, सिर्फ ये और की जगह पे क्या आ जाएगा, एंड। तो आई थिंक समझा रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो इट वुड बी लाइक दिस, कंजंक्शन वुड बी लाइक दिस, 1 इज अ नेचुरल नंबर एंड 2 इज एन इवन नंबर। तो इस तरीके से हमने कंजंक्शन को फॉर्म कर दिया। अच्छा कंजंक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, 2 इज एन इवन नंबर एंड 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो अब हम फॉर्म करेंगे इंप्लीकेशन एंड डबल इंप्लीकेशन, सो लेट्स सी दैट। तो अब इंप्लीकेशन के लिए वापस दो स्टेटमेंट चाहिए, तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है। अब इसमें इंप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे, तो इंप्लीकेशन के लिए कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज करना पड़ता है, इफ देन। तो कैसे होगा, इफ 1 इज अ नेचुरल नंबर देन 2 इज एन इवन नंबर। एक ही हो गया। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है, इफ 2 इज एन इवन नंबर देन 1 इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब इफ देन में ये जो स्टेटमेंट्स है इनके पोजीशन को भी ऑल्टर कर सकते हैं। मतलब ऐसे भी हो सकता था कि इफ 2 इज एन इवन नंबर
देन 1 इज अ नेचुरल नंबर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ इधर, 1 इज अ नेचुरल नंबर। समझ जाओ कि 1 डॉट 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 नंबर मतलब 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो ये ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। सो दिस इज योर इम्प्लीकेशन। तो अब हम फॉर्म करेंगे, अब क्या फॉर्म करेंगे हम लोग, डबल इम्प्लीकेशन। कि डबल इम्प्लीकेशन कैसे फॉर्म होगा। तो डबल इम्प्लीकेशन के लिए कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव चाहिए हमें, तो लॉजिकल कनेक्टिव चाहिए इफ एंड ओनली इफ। ओके, लॉजिकल कनेक्टिव इज इफ एंड ओनली इफ। कैसे यूज करना है, तो स्टार्ट विथ एनी वन स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट पहले लिखो। तो मैंने सपोज लिखा 1 इज अ नेचुरल नंबर, फिर इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे। तो इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, अगर आपको इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखना है तो आप IFF भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। फिर इफ एंड ओनली इफ 2 इज एन 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डबल इम्प्लीकेशन भी फॉर्म कर लिया। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। तो हमने नेगेशन फॉर्म किया, डिजंक्शन फॉर्म किया, कंजंक्शन फॉर्म किया एंड इम्प्लीकेशन, एंड उसके बाद में डबल इम्प्लीकेशन फॉर्म कर लिया है, ठीक है। तो कैसे फॉर्म होते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स, इस चैप्टर में हम कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, तो ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब टॉपिक में आगे बढ़ना है। अब हमें ये सीखना है कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये पार्ट हमें अभी सीखना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू सीधा समझते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि कंपाउंड स्टेटमेंट, जैसे आप कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट लिखते हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और उसके अंदर होता है लॉजिकल कनेक्टिव, ठीक है। समझ में आ रहा है, लॉजिकल कनेक्टिव। तो हमें अगर किसी कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो हमें दो काम करना पड़ेगा। पहले सिंबल फॉर सिंपल स्टेटमेंट, symbol for simple statement and symbol for logical connective। ठीक है, ये दो टास्क है। किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको पहले तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट में जो सिंपल स्टेटमेंट इन्वॉल्व है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ लॉजिकल कनेक्टिव जो इन्वॉल्व है उसका सिंबल लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये पार्ट तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, सिंबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव्स, दिस पार्ट इज डन ऑलरेडी। जो टेबल मैंने आपको बताया था, ये जो टेबल आपने आई थिंक लिखा होगा, नोट डाउन किया होगा, तो ये जो टेबल है यहाँ पे आप जो ये कॉलम देख रहे हो इसमें ये सब सिंबल ही थे। ओके, तो लॉजिकल कनेक्टिव्स का सिंबल तो ऑलरेडी वी हैव डन। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं इनको कैसे हम सिंबल डिफाइन करेंगे, ठीक है। और बेसिकली हमारा डिस्कशन किस पे चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। उस प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो आपको सिंपल स्टेटमेंट को सिंबल असाइन करना पड़ेगा और लॉजिकल कनेक्टिव्स को। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स का जो सिंबल है वो प्री डिफाइंड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंपल स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसका जो सिंबल है, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट का सिंबल क्या रहेगा। तो अब जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो एक्चुअली ट्रेंड में है, वो मैं बता रहा हूं। तो सिंपल स्टेटमेंट्स को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो वी यूज स्मॉल अल्फाबेट्स सच एज PQRS etc etc। even we can use ABCD XYZ also, but the method which is followed in textbook वो मैं बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में क्या यूज करें। टेक्स्ट बुक में PQRS यूज किया तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे। इवन कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे लॉजिक के जिसमें जो सिंपल स्टेटमेंट्स है वो उन्होंने कैपिटल PQRS से डिनोट किया था या कैपिटल ABCD से किसी किसी जगह पे डिनोट किया गया था। तो इट्स फाइन, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।
तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिंपल स्टेटमेंट्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट से ही डिनोट करना है, आप उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन हमारे बुक में स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है और बोर्ड में भी जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी स्मॉल अल्फ़ाबेट ही रहेगा, तो इसीलिए इसको ही हम फॉलो करके हुए चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट बुक में अपने सिलेबस की बात करें अगर, तो यहाँ पर ये जो आपका कैपिटल अल्फ़ाबेट है ये यूज़ होने वाला नहीं है, ठीक है। और फिर से मैं आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स का सिंबल बता देता हूँ फटाफट। तो ये सिंबल, अच्छा इससे शुरू करते हैं। तो ये सिंबल किसका है? नॉट का। ये जो सिंबल है ये किसका है? ये है और का सिंबल। दिस इज एंड उसके बाद में ये सिंबल किसका है? ये इम्प्लाइज का है। इम्प्लाइज कहाँ पे यूज होगा? इफ देन वाले केस में। और ये सिंबल किसका है? डबल इम्प्लाइज का। ये कहाँ पे यूज होगा? इफ एंड ओनली इफ वाले केस में, ठीक है। तो क्विकली ये रिवाइज कर लिया हमने सिंबॉलिक नोटेशंस ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने स्टेटमेंट और उसके ट्रुथ वैल्यूज़, स्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन, ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एंड उसके साथ हमने कंपाउंड स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, कंपाउंड स्टेटमेंट को डिफाइन किया हमने, और कंपाउंड स्टेटमेंट का फॉर्मेशन भी देखा। और उसके बाद हम लोगों ने कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। ये जो भी पार्ट्स हमने लिए, इसके साथ ये लेक्चर आज कंप्लीट हो रहा है। बाकी जो कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप वेट करिए। और एक और बात, इसमें हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिव्स का भी डिस्कशन किया है, राइट। लॉजिकल कनेक्टिव्स, कितने सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, उनका सिंबल क्या होता है, और लॉजिकल कनेक्टिव्स को यूज़ करके किस टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। तो वो सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो इसके बाद की जो बातें हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक और बात, अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, ये इस लेक्चर में पार्ट 2 कंप्लीट किया हमने। इसमें एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3, और पार्ट 3 के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 लेंगे, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हो और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है, सब्सक्राइब कर लो। तो जब अगला लेक्चर जब मैं अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप इसको देख लेना। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना और कमेंट भी करना, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इस चैनल का एक फेसबुक पेज भी दिया है, तो आप वहाँ जाके भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप उस फेसबुक पेज को भी लाइक कर दो, ठीक है। तो एक सपोर्ट मिल जाएगा और लाइक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग, ओके।